नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जो फैक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है उनका, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण कथन हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी पंक्ति कोटेशन में उठा के पूछ देता है और पूछता है कि ये जो पंक्तियाँ दी गई है किन की है, और चाहे कोई रचना दे देगा या समय पूछ देगा। तो आइए उसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पिछली परीक्षाओं में आ भी चुके हैं कुछ, और कुछ इसमें से गेस्ट टाइप पे लिया गया है जो आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पंक्ति है कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये दोस्तों पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास भी माना जाता है। और ये कहे तो कोई भी लेखक जो अब नई पुस्तक लिखने की कोशिश करता है हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में, तो वो इस पुस्तक के बिना और इस पुस्तक पे से ही केवल पूरा इतिहास नहीं लिख सकता। ये कुछ लेखकों ने भी कहा है। तो इसलिए दोस्तों जो भी परिभाषाएं कुछ लेखकों ने दी है उसको देख के यही लगता है कि ये पुस्तक केंद्र बिंदु है हिंदी साहित्य के इतिहास के, और इसी के इर्द गिर्द या इसी से लेके और बाकी पुस्तकें लिखी गई हैं जो इसके बाद लिखी गई है पुस्तकें। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो जो दोस्तों जैसे पाली, प्रकृति और अपभ्रंश तीन अवस्थाओं में बांटा गया था शुरुआत में। तो प्रकृति के जब अंत तक आता है तो आते आते अपभ्रंश से ही प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो दोस्तों उसी के अंत से ही हिंदी साहित्य का मतलब उजागर या आविर्भाव माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, और अगला पॉइंट ऐसे है कि आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आप लोग को ये याद रखना है इस पंक्ति में कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, क्योंकि देखिए इसे पिछली बार मतलब आपकी पिछले 2-3 सालों में किसी वर्ष दरअसल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था कि आदिकाल का समय इतना से इतना तक माना जाता है। लेकिन ये भी आगे पूछा था उसी में कि महाराज भोज से लेकर हमीरदेव के समय तक, या हमीरदेव से कुछ आगे तक, ऐसा कुछ करके, या दूसरे राजाओं का नाम देकर पूछ दिया था। तो वहाँ पे दोस्तों आंसर होता महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये दोस्तों उसमें आंसर सही था, और इस हिसाब से ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पंक्ति है कि रजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने वीर गाथा काल कहा है। देखिए ये बार बार आता है क्वेश्चन कि वीर गाथा काल सही है या आदिकाल नाम सही है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने उसको डिफाइन किया है और बताया है कि हमने वीर गाथा काल क्यों दिया है। और वो यहाँ पे सीधे सीधे लिख ही देख रहे हैं, जैसे कि राजाश्रित कवि और जो चारण थे, जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। जो पहले दरबारी कवि थे दोस्तों, वो लोग क्या करते थे, अपने राजाओं को इतना चढ़ा बढ़ा के इतना बलवान दिखाते थे जिससे राजा प्रसन्न हो जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दान दे, ज़्यादा से ज़्यादा धन दे, और वो लोग अपनी प्रशंसा सुन के
प्रशंसा सुनने के ही आतुर होते थे दोस्तों ज़्यादातर राजा। और भले वो छोटा सा शिकार करे, एक उदाहरण मान के चलिए, छोटा सा मान लीजिए कि एक कोई छोटा सा जानवर मार दे, जैसे मान लीजिए एक कुत्ता या बिल्ली मार दे, इस टाइप के। लेकिन जब कवि रहते थे तो वो जो दरबारी कवि होते थे वो दोस्तों उनको ऐसे उनका गाथा गाएंगे जैसे कि वो हाथी मार दिए हैं या शेर मार के आए हैं, जिससे वो राजा खुश होते थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन देते थे। और कवियों का भी दोस्तों वही काम था। और जो कभी ऐसा नहीं करता था तो ज़्यादातर सुने गए होंगे कि उनको राज्य से निकाल दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, तो तमाम है दोस्तों। तो यही कह रहे हैं कि पराक्रम पूर्ण वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। ये रहा दोस्तों रासों के नाम, जिससे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो वीरगाथा काल क्यों नाम दिए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी है। आप लोग चाहें तो कहीं जैसे क्रेट वगैरह में आता है तो आप लोग लिखने के लिए भी उपयोगी है ये, कि वीरगाथा काल क्यों कहा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ऐसे है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो दोस्तों ये आप लोग नाम याद कर लीजिए, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये महत्वपूर्ण है, क्यों है आइए बात करते हैं इस पर। अपभ्रंश नाम से पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन, कहाँ के थे, बल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के तीनों का कवि कहा है। तो दोस्तों अपभ्रंश नाम सबसे पहले पहल कहाँ मिलता है, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है और पूछा भी है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा कि पहले पहल अपभ्रंश नाम कहाँ मतलब मिलता है, तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीजीटी में, यूजीसी नेट JRF में भी अलग अलग जैसे कि ये पूछ देगा कि अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है, और उसके बाद राजा धारसेन, राजा और राजा फलान, राजा ठेकान, मतलब 4-5 नाम दे देगा और पूछ देगा। उनके पिता का नाम भी दे सकता है कि राजा गुहसेन। तो ये रहे दोस्तों, ऐसे तरह से क्वेश्चन बना सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला जो पॉइंट है, और अगला पॉइंट ऐसे है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यहाँ दोस्तों भाषा रहेगा, देखिए ये गड़बड़ हो गया है, तो काव्य भाषा है। तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा थी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे है अगला पॉइंट कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिम हिंदी का था। तो आप लोग इसको एक तरफ से रट्टा मारिए या एक बार पढ़ लीजिए, तो ताकि ये ध्यान में रहता है। अगर क्वेश्चन के टाइम आए पूछे, और इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह के पंक्तियों में कि प्रस्तुत पंक्ति किसका है, तो इससे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनिक प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट। तो अगला पॉइंट ऐसे है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। और ये गीत गोविंद दोस्तों विद्यापति की थी। तो ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो जिस रहा दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति, और ये पंक्ति किसने कहा है, ये पंक्ति पिछली बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। तो आप लोग इसको एक तरफ से लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट। रुकिए हम रेड कलर से लिख देते हैं, जो ज़्यादा हाईलाइट होता है ना। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप लोग आज हम लोग की क्लासेस समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके और महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों आज ये जो क्लास रही ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पंक्ति और कुछ फैक्ट लेकर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।